हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। डियर फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन पेपर को डिकोड किया है, उनकी स्ट्रेटेजी के वीडियोस बनाए हैं, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए और उनके क्वेश्चन पेपर्स का डिटेल कॉन्सेप्चुअल वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया गया है, वैसे ही आज आपके लिए मैं एक बार फिर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जिसके काफी सारे मैसेजेस आ गए हैं उसके वीडियो सॉल्यूशन के लिए वो मैं लेकर के आया हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि केवीएस पीजीटी केमिस्ट्री एग्जामिनेशन 2023 का वीडियो सॉल्यूशन क्रिएट करने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर पीछे मेरे पीछे बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा और इस क्वेश्चन पेपर को हम लोग 3 पार्ट्स में सोल्व करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, क्योंकि क्वेश्चंस इसमें काफी ज्यादा हैं और कॉन्सेप्चुअल यदि हम लोग एक एक क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा तो उसमें टाइम लगता है, इसलिए टोटल जो वीडियो होगा, टोटल मतलब क्या बोलते हैं, इस कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का जो वीडियो सॉल्यूशन है वो आपको टोटल 3 पार्ट्स में प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर का वीडियो सॉल्यूशन हम लोग शुरू करें, कॉन्सेप्चुअली वीडियो सॉल्यूशन। उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। ठीक है, वो हमारा जो लर्निंग केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म है उसके बारे में भी है और वो ये मान के चलें आपकी मेरे बारे में भी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाँ, इस वीडियो का तो आपको पता ही चल गया कि इस वीडियो में हम लोग ये जो केवीएस पीजीटी केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है 2023 का, उसका वीडियो सॉल्यूशन लेने वाले हैं। मैं डॉक्टर एस के वर्मा हूं, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर राजस्थान में अभी काम कर रहा हूं और एक्स पीजीटी केवीएस 2007 से 2012 तक मैं एक्स पीजीटी केंद्रीय विद्यालय संगठन रह चुका हूं। ठीक है, क्योंकि ये मेरी सेकंड सर्विस है, इससे पहले मैं केवीएस में एज ए पीजीटी परमानेंट पोस्ट पर काम कर रहा था। ओके, ये कुछ एग्जामिनेशंस हैं जो मैंने क्वालिफाई किए हैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में। सीएसआईआर जेआरएफ मेरी 2 बार है, आपकी 2004 एंड 2010, गेट 2011 एआई ऑल इंडिया रैंक 38, केवीएस पीजीटी केमिस्ट्री एग्जामिनेशन जिसको आप मतलब प्लानिंग कर रहे हैं वो ऑलरेडी 2006 में मैं क्रैक कर चुका हूं, लगभग आज के 20 साल पहले। ठीक है, और आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जो 2010 का जो वैकेंसी थी उसका मैंने जो है वो क्रैक करके फिर मैं केवीएस से स्विच करके आपके स्टेट गवर्नमेंट जो राजस्थान का स्टेट गवर्नमेंट जॉब है उसमें मैंने स्विच किया। ओके, अब ये बात तो हो गई। अब मैं आपको बता दूं लर्निंग केमिस्ट्री जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसका जो एप्लीकेशन है वो उसको एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको ये जो यूट्यूब वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस YouTube चैनल पर भी आपके लिए केवीएस पीजीटी की तैयारी करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, काफी इंपॉर्टेंट मटेरियल कंटेंट आपको मिल जाता है एक प्लेलिस्ट में, और ये प्लेलिस्ट है आपकी केवीएस ईएमआरएस एनवीएस पीजीटी केमिस्ट्री की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें आप देखेंगे तो आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे। केवीएस पीजीटी, केवीएस एनवीएस ईएमआरएस पीजीटी केमिस्ट्री के लिए ही हमने एक टेलीग्राम चैनल बेसिकली बनाया हुआ है जिसका लोगो आपको यहां दिख रहा है। यदि आप केवीएस एनवीएस ईएमआरएस पीजीटी केमिस्ट्री टेलीग्राम में टाइप करके इसको सर्च करेंगे, ठीक है, तो ये लोगो वाला जो चैनल है वो अपीयर हो जाएगा। वैसे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, सुन लीजिए। ठीक है, अब वो जो मैंने यूट्यूब चैनल पे मतलब इसी यूट्यूब चैनल पे मैंने जो प्लेलिस्ट बताई है उसमें कई सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो ये है आपका केवीएस एनवीएस ईएमआरएस का जो हमारा कोर्स है, ठीक है, उसका डिटेल वीडियो है कि उस कोर्स में आपको क्या क्या मिल जाता है। जैसे केमिस्ट्री की जो पीवाईक्यू बुक है वो फ्री मिल जाती है, फ्री में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, केवीएस एनवीएस का जो रिक्रूटमेंट है, पूरा एग्जाम प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस है, उसका भी एक डिटेल वीडियो आपको मिलेगा। ईएमआरएस के लिए भी सेम जो क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन है 2023 जो रिक्रूटमेंट हुआ था उसका वीडियो सोल्यूशन आपको वहां मिलेगा, वो हम क्रिएट कर चुके हैं। ईएमआरएस की जो वैकेंसी अभी चल रही है 2025 की, उसका कंप्लीट एग्जाम पैटर्न, ये हमारी जो केमिस्ट्री पीवाईक्यू बुक की जो सैंपल पीडीएफ है ना, जो केवीएस के कोर्स में, जो केवीएस पीजीटी के कोर्स में फ्री में दी जा रही है, ठीक है, वो उसका जो पीडीएफ है, उसका जो पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये कुछ वीडियोज हैं कि लॉग टेबल आप कैसे देख सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए, एनसीईआरटी बुक्स को किस तरह से पढ़ना चाहिए पीजीटी एग्जामिनेशंस की तैयारी करने के लिए, ठीक है ना, रीजन असर्शन के क्वेश्चंस कैसे सोल्व कर सकते हैं, उसकी क्या ट्रिक है बोल करके। तो इस तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज भी आपको उस प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, अब हम आ जाते हैं आपका केवीएस का जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023 में ये बेसिकली ये एग्जाम हुआ था और उसका
वीडियो सॉल्यूशन हम लोग लेने वाले हैं फ्रेंड्स। ये पेपर ऑनलाइन लगा था, उस समय ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, उसका है। बेसिकली ये एक कैंडिडेट की रेस्पॉन्स सीट है, उसमें आपके क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, ठीक है। और इस पेपर की जो डेट है वो आप देख सकते हैं 18 फरवरी 2023 में ये पेपर जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ था, ठीक है, ऑनलाइन मोड में 2023 में केवीएस पीजीटी केमिस्ट्री। ओके, इसका कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन हम लोग जो लेंगे वो बेसिकली हम 3 पार्ट्स में लेंगे। ये आपका पार्ट 1 है, ये आपका पार्ट 1 है, ठीक है। तो आप पार्ट 2 पार्ट 3 भी न देखना भूलें, ठीक है। और ये सभी पार्ट आपको कहां मिलेंगे, जो मैंने प्लेलिस्ट अभी बताई है कि चैनल पे जो प्लेलिस्ट है केवीएस ईएमआरएस एनवीएस पीजीटी केमिस्ट्री की, उस प्लेलिस्ट में आपको ये सभी मिलेंगे। इन वीडियो सॉल्यूशंस की खास बात होगी कि कॉन्सेप्चुअल वीडियो सॉल्यूशन होंगे। अब मैं आपको बता दूं कि जो 2023 में रिक्रूटमेंट हुआ था उसमें टोटल आपका इस क्वेश्चन पेपर में 180 क्वेश्चंस हैं। उनमें से आपके 100 जो क्वेश्चंस हैं वो आपके केमिस्ट्री के हैं, ठीक है, जिनको हमें सोल्व करना है। और जो 80 क्वेश्चंस हैं वो इसके जनरल पार्ट के हैं, ठीक है। जनरल पार्ट का सिलेबस यानी कि जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है ये उसके हैं, ठीक है। तो जिसको आप टीयर 1 बोल सकते हैं। तो जो टीयर 1 के इसके शुरू के जो 80 क्वेश्चंस है ना वो टीयर 1 एग्जामिनेशन के हैं, और बाद के जो 100 क्वेश्चंस हैं वो इसके जो सब्जेक्ट के एमसीक्यूज हैं। बेसिकली जो 2023 में पैटर्न अलग था, टीयर 2 एग्जामिनेशन वहां नहीं था, वहां पूरा एमसीक्यू बेस्ड था, ठीक है। तो वो जो 100 केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं उनको हम लोग लेने वाले हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये जनरल पार्ट के हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 80 तक ये जनरल पार्ट का ही चलेगा। आपका रीजनिंग हुआ, मैथ्स हुआ, साइंस हुआ, इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, टीचिंग एप्टीट्यूड हुआ, ठीक है, एनईपी हुआ, जो भी इसका सिलेबस था ये उसके क्वेश्चंस हैं, है ना, ये उसके क्वेश्चंस चलते चले जाएंगे। आप देखिए ऑनलाइन एग्जाम का जो पेपर था वो टोटल आपका 116 पेज का है ये पेपर, आप मतलब बिलीव नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हम इसके क्वेश्चन नंबर 81 में आ गए हैं, जो कि केमिस्ट्री पोर्शन का पहला क्वेश्चन है, ये रहा, ठीक है, ठीक है। अब मैं बेसिकली आपका छोटा हो जाता हूं क्योंकि अब मेरी इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। और क्या बोलते हैं, हाँ, अब मैं इसको शुरू करता हूं, ये लो, ओके। तो ठीक है, यस, ओके। क्वेश्चन नंबर 81 से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ये है आपका आर्सेनिक। इसने बोला है आर्सेनिक थर्ड सल्फाइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से आर्सेनिक का थर्ड सल्फाइड जो है वो रिएक्ट करता है टू फॉर्म आर्सेनिक थर्ड ऑक्साइड, ठीक है, एंड सल्फर 4 ऑक्साइड। ओके, आर्सेनिक सल्फाइड ने रिएक्शन करके आपका ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आर्सेनिक का ऑक्साइड बनाया है और सल्फर का ऑक्साइड बनाया है। ओके, इन्होंने क्वेश्चन में अब क्या पूछा है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ O2 व्हेन इक्वेशन इज बैलेंस्ड यूजिंग होल नंबर कोएफिशिएंट। होल नंबर कोएफिशिएंट यूज करेंगे तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने पर आपका जो ऑक्सीजन का जो कोएफिशिएंट है वो क्या आएगा, वो यहां पर हमें बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, आप इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, मैं वहीं पर बैलेंस कर देता हूं जहां पर ये लिखी हुई है, ज्यादा कुछ मगजमारी नहीं है इसमें। सबसे पहले आप देखेंगे तो आर्सेनिक को हम चेक करते हैं। आर्सेनिक इधर 2 है, इधर भी आर्सेनिक है, यानी कि 2 है, बैलेंस्ड है। सल्फर को चेक करते हैं, सल्फर इधर 3 है और इधर सल्फर 1 ही है, यानी कि यहां हम लोग 3 लगा देते हैं, तो ये सल्फर बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में कितना हो गया, प्रोडक्ट साइड में आपका 3 मोलिक्यूल यानी कि 6 ऑक्सीजन के एटम इधर हो गए और 3 ऑक्सीजन के एटम इधर हो गए, यानी कि ऑक्सीजन के हो गए 9 एटम्स, 9 एटम्स। तो 9 एटम्स को हम लोग लिख सकते हैं 4/2 O2, ये लिख सकते हैं ना। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं 4/2 O2। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इन्होंने ये कहा है होल नंबर कोएफिशिएंट। तो होल नंबर कोएफिशिएंट कैसे आएगा, यानी कि आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑक्सीजन का होल नंबर कोएफिशिएंट आ गया और वो हो जाएगा 1/2 का जो डबल है वो आपका 9 आ जाएगा। तो 9 इसमें ऑक्सीजन का जो है वो आपका कोएफिशिएंट आएगा, होल नंबर कोएफिशिएंट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, ठीक है। आप समझ गए होंगे, वैसे भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बताना ज्यादा यूजफुल नहीं है, ये आपको आता है पहले से ही। 82 का जो नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन FeCl3 इज इग्नाइटेड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ प्योर ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर में FeCl3 को इग्नाइट करना है। ओके, समझ गए। द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इज, अच्छा बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन्होंने दे दी है इसकी, FeCl3 को हम इग्नाइट करेंगे वो। अब आगे इन्होंने कहा है, यहां से स्टोरी शुरू हो जाती है। इन्होंने कहा है कि हमने लिया FeCl3 3 मोल और ऑक्सीजन लिया 2 मोल, तो कौन सा रिएजेंट एक्सेस में
बचा है और वो कितना बचा है, मतलब कौन सा रिएजेंट अनरिएक्टेड रहेगा और वो कितना अमाउंट उसका एक्सेस में रहेगा, ये इन्होंने पूछा है। ऐसे ही क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट के भी आ जाते हैं कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, और मतलब उसमें जो रिएक्शन देकर के अमाउंट देकर के पूछते हैं लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। यहाँ लिमिटिंग नहीं पूछा इन्होंने, लिमिटिंग तो यहाँ अभी पता लग जाएगा कौन सा है, लेकिन इन्होंने पूछा है कौन सा रिएजेंट आपका एक्सेस में है और वो कितना एक्सेस में, ये पूछा। ठीक है, ओके। अब हम सबसे पहले मैं आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता दूं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीटली रिएक्ट्स विद 4 मोल ऑफ FeCl3। आपने देखा 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीटली रिएक्ट्स विद 4 मोल ऑफ FeCl3। ठीक है ना? ओके, अब हाँ, ये बात हो गई। अब आप देखेंगे, ओके, अब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ओके, हो गया। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से यहां लिख सकते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट्स विद 4 मोल ऑफ FeCl3। इट मीन्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद 4/3 मोल ऑफ FeCl3। सीधी सी बात है, 3 मोल जब 4 मोल FeCl3 से रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीजन का 1 मोल 4/3 से रिएक्शन करेगा, 4/3 मोल ऑफ FeCl3। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन हमने 2 मोल ही लिया है। हमने क्या लिया है? 2 मोल ही लिया है। कंडीशन में इन्होंने ऑक्सीजन 2 मोल दिया है, वो तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की इंफॉर्मेशन थी ये तो। अब इन्होंने कंडीशन एक्चुअल दी है, इन्होंने कहा है 2 मोल ही अवेलेबल है। तो जब 1 मोल का हमें पता चल गया, 1 मोल ऑक्सीजन कंप्लीटली रिएक्ट करता है 4/3 मोल ऑफ FeCl3 से, इट मींस 2 मोल ऑफ O2 विल रिएक्ट विद 4/3 into 2 मोल ऑफ FeCl3। उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2.67। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन का जो इन्होंने 2 मोल दिया है वो केवल 2.67 मोल्स ऑफ FeCl3 से रिएक्शन करेगा, और FeCl3 का 3 मोल इन्होंने लिया हुआ है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन तो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है, और एक्सेस में बचेगा आपका FeCl3, और FeCl3 3 मोल इन्होंने लिया था, 2.67 कंप्लीटली रिएक्ट हो गया 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन से, तो कितना बचा? 0.33 मोल ऑफ FeCl3 एक्सेस अमाउंट बचा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। और आपका क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट यहां पर कौन हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट यानी कि 2 रिएजेंट में से जो पहले फिनिश हो रहा हो, तो पहले फिनिश यहां पर ऑक्सीजन बेचारा खत्म हो गया, 2 मोल का 2 मोल पूरा, FeCl3 का अमाउंट जरूर बचा हुआ है। तो आपने देखा हमने किस तरह से सिंपल तरीके से मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करके, ये मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था, मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हमने निकाल लिया कि 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ में कितना मोल FeCl3 का रिएक्ट करेगा और कितना मोल बच जाएगा। ओके, 83 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। मैग्नेटाइट की इन्होंने बात करी है। मैग्नेटाइट के पहले इंफॉर्मेशन दी है कि वो आयरन सेकंड ऑक्साइड और आयरन थर्ड ऑक्साइड का मिक्सचर है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा है कि मैग्नेटाइट में आयरन सेकंड ऑक्साइड और आयरन थर्ड ऑक्साइड का रेशियो क्या है बोल करके, है ना, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रेशियो। ठीक है, रेशियो इन्होंने पूछा है। तो देखो बात बहुत सिंपल सी है, Fe3O4 जो कि आपका मैग्नेटाइट है, ठीक है, वो बनता कैसे है? वो बनता है FeO प्लस में Fe2O3 के मिक्सचर से। ठीक है ना, FeO आपका आयरन सेकंड ऑक्साइड है और Fe2O3 आपका आयरन थर्ड ऑक्साइड है। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +2+3 है। तो इनका क्या रेशियो होगा? इनका रेशियो होगा 1:1। भाई ये दोनों 1 मोल इसका और 1 मोल इसका, मतलब 1 मोल FeO का +2 ऑक्साइड का, 1 मोल Fe2O3 का +3 ऑक्साइड का, 1-1 मोल इनका लगेंगे। 1-1 मोल लगेगा तो आपका इनका बन गया Fe3O4। ठीक है, बात समझ में आई आपको? तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 1:1 रेशियो। अब यहां पर कई बार क्या होता है, कई बार Fe2+ और Fe3+ आयंस का रेशियो पूछ लेते हैं, यहाँ आयंस का नहीं पूछा इन्होंने। ठीक है, तो मैग्नेटाइट में अब आप देखो Fe2+ और Fe3+ आयंस का रेशियो क्या हुआ? ये जो आपका FeO है उसमें Fe2 1 है और Fe2O3 में आपका Fe3 2 है। ठीक है, तो आयंस का यदि रेशियो पूछते हैं तो 1:2 आएगा। Fe2 और Fe3 का आयंस का रेशियो पूछते हैं तो 1:2 आएगा। और यदि ऑक्साइड, यहाँ ऑक्साइड का रेशियो पूछा हुआ है, आयरन सेकंड ऑक्साइड, आयरन थर्ड ऑक्साइड, तो वो दोनों 1:1 रेशियो में मिलकर के Fe3O4 बनाते हैं, तो 1:1 रेशियो आएगा। क्वेश्चन नंबर 84 में हम लोग करने वाले हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.110 मोल कॉपर सेकेंड नाइट्रेट सॉल्यूशन। अच्छा, कॉपर का जो नाइट्रेट है उसका सॉल्यूशन की इन्होंने मोलरिटी दे दी हमें, ये मोलरिटी दे दी इन्होंने, अच्छी बात है।
कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग। अच्छा, इन्होंने कहा है इतनी कॉन्सेंट्रेशन का 0.110 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन हमने 33.29 ग्राम ऑफ कॉपर जो सेकेंड नाइट्रेट है, कॉपर सेकेंड नाइट्रेट ट्राईहाइड्रेट, उसका हमने इतना ग्राम डिजोल्व करके ये सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, बात समझ में आ गई? डिस्टिल वाटर में डाल करके। अब इन्होंने पूछा क्या है? अच्छा, ये रहा ना शुरू में, कैलकुलेट द वॉल्यूम। ओके, इसका मतलब मास ऑफ सोल्यूट दे दिया इन्होंने, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दे दी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। वेरी वेरी सिंपल। अब हमने इसको पकड़ लिया। इन्होंने पूछा क्या है? देखो मैं आपको बताता हूं। आप जानते हो मोलरिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या है? मोलरिटी का जो है वो बेसिक फॉर्मूला क्या है? मोलरिटी का बेसिक फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम n से लिखते हैं और वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, उसको v से लिखते हैं। तो n बाई वी हो गया। ठीक है, तो n बाई वी कर दो। अब आपके पास यहाँ n बाई वी है क्या? n यानी कि नंबर ऑफ मोल्स है क्या? नंबर ऑफ मोल्स तो आपके पास नहीं है, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे? इन्होंने गिवन अमाउंट दिया है। गिवन अमाउंट कितना है? ये रहा 33.29 है ना। n का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास यहाँ क्वेश्चन में ये दिया है ना, कॉपर सेकेंड नाइट्रेट ट्राईहाइड्रेट का मोलर मास ये दिया 241.6 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से ये नंबर ऑफ मोल हो गया। तो n की वैल्यू हो गई 33.29 डिवाइडेड बाय 241.6 ग्राम, ये नंबर ऑफ मोल की वैल्यू हो गई। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये आपको निकालना है। तो अब जो फॉर्मूला आपका मोलरिटी का n बाई वी था, अब वो क्या हो गया? v इज इक्वल टू n बाई मोलरिटी। ठीक है, तो ये जो आपकी क्या बोलते हैं वॉल्यूम, अब आप आराम से निकाल सकते हो। n की वैल्यू रख दो जो हमने यहां निकाली है, डिवाइडेड बाई आप जो मोलरिटी इन्होंने बताई है ये रही 0.110 मोलरिटी, वो हो जाएगा। तो इस तरह इसको इस फॉर्मूले में, इस v वाले फॉर्मूले में आप वैल्यू रखो। ये रहा v का फॉर्मूला, इसमें आप वैल्यू रखोगे तो ये रहा 33.29 डिवाइडेड बाई 241.6, ये आपका n की वैल्यू आ गई, और ये आपका 0.110 ये आपके मोलरिटी की वैल्यू आ गई। आप इसको सोल्व कर दो, कुछ नहीं आएगा, 1.25 लीटर आएगा। ये आपको दिख रहा है कि 1.25 लीटर? हाँ, आपको दिख रहा है 1.25 लीटर आएगा। तो इस तरह से वॉल्यूम आपका कितना हो जाएगा इस सॉल्यूशन का? 1.25 लीटर। तो यहां देखो इन्होंने बहुत ही सिंपल सा घुमाया है इस क्वेश्चन को। मोलरिटी दे दी है ना, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दे दिया। अब आपको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालोगे कब? जब आपको नंबर ऑफ मोल पता होंगे, क्योंकि उसका फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम का n बाई m। तो नंबर ऑफ मोल निकालोगे गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, और फिर उसको आप डिवाइड कर दोगे मोलर मास से, है ना। जो जिस तरह से हमने किया है वैसे आपका ये 1.25 जो लीटर है वो आपका आंसर इसका आ जाएगा। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आप समझ गए कितना हो गया? 1.25 लीटर हो गया। एक मिनट रुकना भाई, मोबाइल बड़ा जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, इसको चार्जिंग लगाना बहुत जरूरी है। यस, ये हो गया 85 नंबर का क्वेश्चन। यहां इन्होंने सोडियम टंगस्टेट का फॉर्मूला हमें दिया है Na2WO4। ठीक है, एंड दैट ऑफ लेड फोस्फेट। हाँ, लेड फोस्फेट का भी फॉर्मूला दिया है, यानी कि दो सोल्ट के हमें फॉर्मूले दिए हैं, सोडियम टंगस्टेट और लेड फोस्फेट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लेड टंगस्टेट? लेड, अच्छा, लेड टंगस्टेट का फॉर्मूला हमें बताना है। ओके, तो सोल्ट के दो सोल्ट के फॉर्मूले देके तीसरे सोल्ट का फॉर्मूला पूछा है, और ज्यादा कुछ मगजमारी इन्होंने करी नहीं है, बहुत सिंपल सा पूछा है। ओके, अब देख लेते हैं। ये आपका सबसे पहले सोडियम टंगस्टेट का जो फॉर्मूला है उसमें देख लेते हैं। आयन आपका Na2+ है, ये तो आप ध्यान ही है। इसका मतलब जो WO4 जो टंगस्टेट आयन है उसके ऊपर 2- चार्ज है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम के 2 आयन है। ठीक है, इधर पीबी का चार्ज आपको पता, ये आपको फोस्फेट का पीबी का तो देखो +1 +2 दोनों हो सकता है। ठीक है, +4 भी हो सकता है, लेकिन आप देखो फोस्फेट का चार्ज आपको पता है, ये रहा PO4 3- होता है, तो 2 फोस्फेट का टोटल 6- हो गया। इसका मतलब ये 3 पीबी है, तो 1 पीबी पर आपका 2+ चार्ज हो गया। तो इस तरह से हमने सबसे पहले जो गिवन सोल्ट थे आपका सोडियम टंगस्टेट और लेड फोस्फेट, उनके आयंस का हमने चार्ज निकाल लिया, उनके आयन के ऊपर कितना चार्ज है वो निकाल लिया। अब हमें लेड टंगस्टेट बनाना है। लेड आपकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? लेड आपका Pb2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, Pb2+। टंगस्टेट के ऊपर कितना चार्ज है? टंगस्टेट के ऊपर WO4 2-, इसके ऊपर भी 2- चार्ज है, तो 2+ चार्ज और 2- चार्ज, इसका मतलब ये 1:1 रेशियो में मिक्स होंगे, 1:1 रेशियो में मिल जाएंगे। इसका मतलब इसका सीधा सा फॉर्मूला हो गया PbWO4। ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया? लेड टंगस्टेट का फॉर्मूला हो गया, ये रहा 1।
ठीक है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु उल्टा सीधा कोई कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। ओके, आंसर आपको पता चल गया, कॉन्सेप्चुअली हम लोग गए हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 86 आ गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर का काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और इसको आप देखेंगे, एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम वन ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम टू अनोदर। ओके, इन्होंने कहा है कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में गया, इन विच ट्रांजिशन विल द फोटोन ऑफ हाईएस्ट एनर्जी बी एमिटेड। ओके, मतलब इन्होंने अलग अलग ऑर्बिटल के एग्जाम्पल दिए हैं कि इस ऑर्बिटल से इसमें गया, इस ऑर्बिटल से इसमें गया, और फिर इन्होंने कहा है कि इन 4 ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा एनर्जी का फोटोन किस में रिलीज होगा, किस में एमिट होगा। ओके, ये बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब आप इसमें देखोगे कि इन्होंने ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं, तो सबसे पहले 4th ऑप्शन देखते हैं, 2s से 3s। तो भाई आपका 2s तो मतलब सेकंड एनर्जी लेवल तो यहाँ है, थर्ड एनर्जी लेवल यहाँ है, फर्स्ट यहाँ है, ठीक है। तो आप 2 से 3 में जाओगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो ये तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, यहाँ एनर्जी एमिट नहीं होगी। इन्होंने एनर्जी एमिट के लिए कहा है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गया। इस तरह से आपका 1s से 2p, ये वाला ऑप्शन सेकंड ऑप्शन से आप 1 से सेकंड में जाओगे, मतलब लोअर से हायर में, तो लोअर से हायर में जाओगे तो ये भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, रिलीज नहीं होगी, एमिट नहीं होगी, तो ये भी आपका ऑप्शन खत्म। मतलब ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन 4 तो आपके एब्जॉर्प्शन के हैं। अब हायर से लोअर में किस किस में आ रहा है, 2p से 1s में ये भी हो सकता है, और 3s से 2s में ये भी हो सकता है। इनमें एनर्जी एमिट होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहां मतलब या तो ऑप्शन 1 होगा या ऑप्शन 3 होगा। अब देखो, मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए बोर मॉडल जो है हाइड्रोजन का, उसका एक सिंपल सा डायग्राम दे रखा है, उसके बेसिस पे भी आप कर सकते हो। उसमें क्या कॉन्सेप्ट है, मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। जैसे जैसे आप एनर्जी लेवल में ऊपर जाते हो, जैसे जैसे आप एनर्जी लेवल में ऊपर जाते हो, तो जो एनर्जी का जो डिफरेंस है वो देखो कम होता जाता है। ये देखो जैसे मैंने बनाया है, मतलब यहां से यहां, जैसे आपका ये 1 एनर्जी लेवल है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो आप देखो 1 से 2 में ज्यादा एनर्जी गैप है, और 2 से 3 में कम है, 3 से 4 में और भी कम है, 4 से 5 में और भी कम है, और 5 से 6 में और भी एनर्जी गैप कम है, ठीक है। और ये तो आप कॉन्सेप्ट जानते ही हो क्या, कि एनर्जी गैप यदि जिन एनर्जी लेवल के बीच में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, उनके बीच में यदि एनर्जी गैप ज्यादा है, तो ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन रिलीज होगी, एमिट जो फोटोन होगा उसकी ज्यादा एनर्जी होगी, क्योंकि ये एनर्जी गैप ही ज्यादा है, ठीक है। एब्जॉर्ब होगा उसकी भी एनर्जी ज्यादा होगी, एमिट होगा तो जाहिर सी बात है, एनर्जी गैप तो कांस्टेंट है ना, तो उतनी एनर्जी का फोटोन एमिट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी लेवल्स के बीच में जितना ज्यादा गैप होगा, उतनी ही ज्यादा एनर्जी लेवल, उतना ही ज्यादा एनर्जी का फोटोन एमिट होगा, यदि हायर से लोअर में इलेक्ट्रॉन आता है तो। बात आपको समझ में आ गई। तो अब आपको समझ में आ ही गया क्या, कि आपका 2p से 1s, यानी कि एक तो इलेक्ट्रॉन आपका यहां पे आएगा, ये रहा 2p से 1s इसमें आएगा, और एक आ रहा है 3s से 2s, यानी कि 3 से 2 में। तो अब आप देख लो किसमें एनर्जी गैप ज्यादा है, 2 से 1 में आया, वो एनर्जी गैप ज्यादा है। इसका मतलब इस केस में आपका जो फोटोन है, वो यदि 2 से 1 में इलेक्ट्रॉन आता है, तो जो एमिट होगा फोटोन, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द 3 से 2 में आ रहा है उसके कंपैरिजन में, क्योंकि उसका एनर्जी गैप कम है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर हो जाता है वो 1 हो जाता है। अब जिस एनसीईआरटी के डायग्राम को मैं आपको बता रहा था कि एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, वो मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखो बिल्कुल मेरे ऊपर, आप इसको ढूंढोगे एनसीईआरटी में, ये डायग्राम आपको मिल जाएगा, और इसमें आप देखोगे तो देखो ये यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 5 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है। तो आप देखा 1 से 2 में कितना गैप है, लेकिन 2 से 3 में बिल्कुल कम गैप है। 1 से 2 में देखो इतना एनर्जी का गैप है, 2 से 3 में इतना, 3 से 4 में इतना, 5 4 फिर ऊपर ऊपर कम होता चला गया, ठीक है। ये तो हो गया इसका एक जो है वो देसी तरीका इसको सोल्व करने का। अब जो इसको सोल्व करने का, यदि मान लेते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं भी पता है, तो भी आप इसको बड़े ही आराम से सोल्व कर सकते हो। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही जो दो एनर्जी लेवल के बीच का जो एनर्जी गैप है, वो निकालने का जो फॉर्मूला है वो आप लगा सकते हो। और वो फॉर्मूला क्या है आपका, वो फॉर्मूला बहुत ही आसान है आपका, डेल्टा ई, मतलब दो एनर्जी लेवल के बीच में जो बोर मॉडल में जो फॉर्मूला है ना, बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम की एक्सप्लेनेशन करी है ना, उसमें एनर्जी लेवल के बीच का जो फॉर्मूला है, एनर्जी लेवल के बीच का जो एनर्जी गैप है उसको निकालने का फॉर्मूला है, डिफरेंस इन एनर्जी निकालने का, डेल्टा ई इज इक्वल टू आर एच, और ये हो गया आपका 1 बाई
एन इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 बाई एन फाइनल स्क्वायर, इनिशियल एनर्जी लेवल और फाइनल एनर्जी लेवल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 2 से 1 में जो आया है इलेक्ट्रॉन, उसके लिए देख लेते हैं। तो उसके लिए आपका एन इनिशियल 2 हो गया और एन फाइनल आपका 1 हो गया। तो ये आप एनर्जी लेवल में एन आई और आपका एन एफ की वैल्यू रखोगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका आर एच, और इसमें आप 1 बाई इनिशियल यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई एफ यानी कि 1 का स्क्वायर, ये लो। अब आप इसको सोल्व करोगे, आर एच और ये हो गया 1/4 और माइनस 1 बाई 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ये लो। अब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3/4, माइनस का 3/4 आएगा। ठीक है, माइनस का 3/4, इसका मतलब ये आपका आर एच और ये हो गया माइनस का 3/4। तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई है जब वो एटम आया है सेकंड से 1 में, इतनी एनर्जी रिलीज हुई है, याद रखना इस वैल्यू को। अब सेम वैल्यू हम लोग उसके लिए निकालते हैं, किसके लिए, 3 से जब 2 में आया है उसके लिए, सेम। तो यहाँ पर एन आई की वैल्यू 3 हो जाएगी और एन एफ की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से आप वैल्यू रखोगे डेल्टा ई की। ठीक है, डेल्टा ई के जो फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे आर एच और आपका 1 बाई इनिशियल 3 हो गया ना, तो 3 का स्क्वायर माइनस फाइनल स्क्वायर में फाइनल एनर्जी लेवल इसका 2 है तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर एच और ये हो गया 1/9 माइनस 1/4। ठीक है, अब इसको आप क्या करोगे, जो एलसीएम वगैरह लेकर के आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी आर एच माइनस 5/36। ठीक है, अब आप देख लो ज्यादा एनर्जी गैप कहाँ है, ज्यादा एनर्जी गैप 3 से 2 वाले में है या फिर आपका ज्यादा एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो 3 से 2 में रिलीज हो रही है या 1 से 2 में रिलीज हो रही है, 1 से नहीं सॉरी 2 से 1 में, ये 2 से 1 एनर्जी लेवल में आएगा उसका एनर्जी गैप है, और ये आपकी एनर्जी गैप है जब 3 से आपका 2 में आएगा उसका एनर्जी गैप है। तो बताओ कहाँ ज्यादा रिलीज हो रही है, जाहिर सी बात है ये जो वैल्यू है कौन सी, माइनस आर एच 3/4 इज वेरी ग्रेटर देन माइनस आर एच 5/36। ठीक है, इसलिए जो 2 से 1 में जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है। इसका मतलब इसमें जो आंसर होगा वो आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में ज्यादा एनर्जी का जो फोटोन है वो एमिट होगा। दोनों तरीकों से मैंने आपको बता दिया। ऑप्शन नंबर 1 2p से आपका 1s। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 है, विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट ए वायलेशन ऑफ हुंड्स रूल। हुंड्स रूल देखो बेसिकली क्या कहता है, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आपको ये कहती है कि आप इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग एक ही सबसेल में तब तक नहीं करा सकते जब तक सभी ऑर्बिटल्स को, उस सबसेल के सभी ऑर्बिटल्स को आप सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं कर देते हो, यानी कि सब में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दे देते हो, उसके बाद ही पेयरिंग होगी। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये जो नंबर 1 वाला ऑप्शन वाला आप देखोगे तो इसमें तीनों जो सबसेल हैं, ठीक है, ये बेसिकली आप 1s हो गया, ये 2s हो गया, ये 2p हो गया। तो 2p के जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं उसमें आप देखोगे सब में 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इट फॉलोइंग द हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसमें आप देखोगे तो पेयरिंग है ना, तीनों में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देने के बाद पेयरिंग करी है, तो यस इट इज आल्सो फॉलोइंग द हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। द सेम इज हियर इन ऑप्शन 3। ऑप्शन 4 में आप देखोगे तो यहां देखोगे ये एक p ऑर्बिटल अभी वैकेंट है और उससे पहले इन्होंने यहां पेयरिंग दिखा दी। इसका मतलब दिस filling of electrons in the orbital or this representation of electronic configuration doesn't follow Hund's rule of maximum multiplicity. That's why this is the option which violates the Hund's rule. This is the answer, option number 4. Question number 88. The question is very simple. Consider the species जो है उसको कंसिडर करना है हमें। कुछ न्यूक्लियर स्पीसीज मतलब कुछ स्पीसीज हमें दी गई है, Zn, आर्सेनिक और जर्मेनियम की। These species have same number of, अच्छा इनमें क्या सेम है, तो देखो भाई आप जानते हो आपका जो मास नंबर होता है उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मास नंबर दिखा हुआ है ना, और आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन भी दिखा हुआ है, क्योंकि आप कोई भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हो तो इस तरह से करते हो। यहाँ प्रोटॉन होता है यानी कि उसको Z बोलते हैं, और यहाँ उसका A होता है यानी कि मास नंबर होता है। तो जो नीचे वाली वैल्यू है सबस्क्रिप्ट में है वो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर है, और ऊपर वाली वैल्यू आपका मास नंबर है। इतनी बात हो गई, ओके। अब आप यहाँ पर जाहिर सी बात है एटॉमिक ये हमारे पास मास नंबर है और हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम चेक कर लेते हैं। उसका फॉर्मूला क्या हो गया, n इज इक्वल टू a माइनस पी, है ना, यानी कि मास नंबर में से आप प्रोटॉन माइनस करके देखो तो आपको पता चलेगा इन सब में वैल्यू क्या आएगी, इन सब में वैल्यू आएगी 32। जैसे आप नंबर ऑफ जिंक वाले ऑप्शन के लिए देखोगे ना तो 72 माइनस 30 तो आ गया 32।
अब इसमें भी आएगा 32, इसमें भी आएगा 32, A माइनस पी करोगे तो, ठीक है। इसका मतलब इन तीनों में जो न्यूट्रॉन है वो कितने हैं, 32। तो जाहिर सी बात है मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, ठीक है। तो इनमें क्या सेम है, इनमें आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। तो ऑप्शन नंबर 3 आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल करके देख लेना। ऑप्शन बहुत ही आसान है, मैं हो सकता है मैंने जरूर आपको थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये काफी इजी टाइप के क्वेश्चंस थे। व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ हाइपोथेटिकल एलिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ 2 आइसोटोप्स। इन्होंने कहा है कि एक हाइपोथेटिकल एलिमेंट हमारे पास है जिसमें आपके 2 आइसोटोप हैं, एक का मास आपका इतना है 64.2 U और उसकी जो परसेंटेज अबंडेंस है वो आपकी कितनी है 25%, और उसी का जो दूसरा आइसोटोप है उसकी इतनी हो गई 65.3 U उसका मास हो गया, ठीक है। तो उस वो जो एलिमेंट है, हाइपोथेटिकल एलिमेंट इन्होंने लिया है, उसका एटॉमिक वेट कितना हुआ। बेसिकली इनको एटॉमिक वेट ना करके एवरेज एटॉमिक वेट कहना चाहिए था। एवरेज एटॉमिक वेट का कॉन्सेप्ट है ये, बेसिकली वहां से क्वेश्चन आया है एनसीईआरटी में, है ना, क्लास 11 चैप्टर 1। तो वहां पर इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है। तो यहां पर सिंपल सी बात है, देखो एक हाइपोथेटिकल एलिमेंट लिया है, उसके 2 आइसोटोप का मास और जो रिलेटिव परसेंटेज है उनकी अबंडेंस की परसेंटेज वो दी और एवरेज एटॉमिक मास पूछा है, ठीक है। अब एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला देख लो क्या होता है, ये रहा। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू रिलेटिव अबंडेंस मल्टीप्लाइड एटॉमिक मास, किसके लिए, आइसोटोप 1 के लिए। तो ये आइसोटोप 1 के लिए है ये टर्म, फिर प्लस आ गया आपका, प्लस के बाद में रिलेटिव अबंडेंस इनटू एटॉमिक मास, ये आइसोटोप 2 के लिए है। ऐसे जितने भी आइसोटोप होंगे ये टर्म हम लोग लिखते चले जाएंगे। यहाँ पे 2 ही आइसोटोप दिए हैं तो 2 ही टर्म लिखेंगे हम लोग, ठीक है। इक्वल टू, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इक्वल टू रिलेटिव अबंडेंस, रिलेटिव, ये देखो ये तो परसेंटेज है, देखो इसकी परसेंटेज 25 है तो इसकी इन्होंने दी नहीं है, तो जाहिर सी बात है 2 ही आइसोटोप है, उसकी 25 है, तो ये जो आपको 65.3 मास वाला आइसोटोप है ना, इसकी आपकी 75 बच गई, हो गया इतना, ठीक है। अब रिलेटिव अबंडेंस कैसे लिखोगे, देखो या तो आप लिख दो 0.25, ये अबंडेंस हो गया, या यदि आप परसेंटेज ये जो 25 है इसको यूज लेना चाहते हो तो परसेंटेज जो होता है उसके हमेशा नीचे क्या लगाते हैं हम लोग 100, तो या तो 25/100 लिखो या रिलेटिव अबंडेंस 0.25 लिखो। तो अब 0.25 लिखते हैं रिलेटिव अबंडेंस, ठीक है। तो हमने लिखा ये स्क्वायर ब्रैकेट में 0.25 इंटू एटॉमिक मास, ये आइसोटोप 1 का है 64.2 प्लस दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट सेकंड आइसोटोप के लिए डिटेल, वो आपकी रिलेटिव अबंडेंस 0.75 इनटू इसका एटॉमिक मास 65.3, है ना। तो अब आप इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करो तो आपका एवरेज एटॉमिक मास जो है वो आ जाएगा। अब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो पहली वाली जो टर्म है आइसोटोप 1 की, उसके लिए कितना आएगा 16.05 प्लस में इसका आ गया 48.975, और आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा 65.025, 65.25 नहीं 65.025, ठीक है। तो उस हिसाब से 65.0 वाला ये वाला आंसर आपका हो जाएगा, 4th ऑप्शन इसमें सही होगा। बात आपको समझ में आ गई, ओके। तो आपने देखा किस तरह से एवरेज आइसोटोपिक, एवरेज जो है ना उस एलिमेंट का, कोई भी एलिमेंट का एवरेज मास, एवरेज एटॉमिक वेट निकालने का फॉर्मूला है ये, जब उसके अलग अलग आइसोटोप्स का जो मास और आपको उनका रिलेटिव अबंडेंस का जो परसेंटेज है वो आपको पता हो, तो इस फॉर्मूले को यूज लेकर के आप उनका जो उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट कितना होगा, एवरेज एटॉमिक वेट, वो आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 में आप देखेंगे तो ये भी एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ। अच्छा, फ्रीक्वेंसी इन्होंने पूछी है और वेवलेंथ इन्होंने गिवन है, वेवलेंथ आपकी इतनी है, ओके, और सी की वैल्यू इन्होंने दी है। तो इन्होंने कहा है कि बोल करके इसकी वो निकाल दो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने में हमें क्या जा रहा है, हमें तो पता ही है आपका सी इज इक्वल टू एच न्यू होता है, सॉरी सी इज इक्वल टू आपका होता है न्यू लैम्डा, ठीक है। तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो गया, सी बाई लैम्डा। सी की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और आपकी लैम्डा की वैल्यू कितनी है 4.5 × 10⁻⁻8 मीटर, यही तो है, ठीक है। तो यूनिट भी सही है, ऊपर मीटर पर सेकेंड है, नीचे मीटर है, एकदम सही है, मीटर से मीटर गया, ठीक है।
अब ये 10 टू पावर -8 है, आप उसको ऊपर लेके जाओगे तो +8 बन जाएगा, तो ऊपर हो गया, ऊपर आपकी वैल्यू आ गई 3 × 10 टू पावर 16, क्योंकि ये 10 टू पावर 8 -8 है ना नीचे वाला, ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी इसकी, 10 टू पावर 8 हो जाएगा, ऊपर 10 टू पावर 8 पहले से है तो 10 टू पावर आपका 16 हो गया, है ना, और डिवाइडेड बाई आपका आ गया 4.5, तो 3 को 4.5 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाइड बाई आपका 10 टू पावर 16 कर दो, तो वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आपकी आएगी 0.667 इंटू आपका 10 टू पावर 16 पर सेकंड। ये देखो पर सेकंड बचा हुआ है ना, पर सेकंड, तो यहां आप देखोगे तो 10 टू पावर 16 का तो ऑप्शन में कोई में है ही नहीं, 10 टू पावर 15 का है, 15, अब यदि 15 करोगे तो 6.67 हो जाएगा इंटू 10 टू पावर 15, ठीक है, पर सेकंड। तो आपका फोर्थ ऑप्शन इसमें सही है, एकदम बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले से मैंने आपको समझा करके किया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन द एसिड, जो एसिड कुछ एसिड दिए हैं H2SE, HBr, HI, इनको इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ के ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। 3 एसिड दिया है H2SE, HBr और HI, इंक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ में हमें अरेंज करके बताना है। अब मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं, ये आपका 16th ग्रुप है, 16th ग्रुप के हाइड्राइड बना रहा हूं H2O, H2S, H2SE, इतनी बात हो गई, ठीक है। इधर 17th ग्रुप के बनाऊंगा HF, HCl, HBr और HI, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, हाइड्राइड्स के लिए ये पूरे पी ब्लॉक में एप्लीकेबल हो रहा है, जो कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं आपको, पूरे पी ब्लॉक में हाइड्राइड्स के लिए आप डाउन जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज होगी। इसका मतलब HBr से ज्यादा है आपका HI, ये तो कंफर्म है, ठीक है, क्योंकि HBr HI दे रखा है ना, तो ये कंफर्म हो गया। अब आप पेरियोडिक टेबल में इधर से इधर जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे, तो एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज होती है। देखो लेफ्ट टू राइट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट लग रहा है, और डाउन द ग्रुप आप जाओगे हाइड्राइड्स के लिए तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आपकी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आपकी इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर इंक्रीज हो रही है, तो इसके हिसाब से इसका मतलब ये हो गया कि HBr की एसिडिक स्ट्रेंथ है वो H2SE से ज्यादा है, ठीक है। तो अब ऑर्डर हो गया, इसका मतलब H2SE सबसे कम, उसके बाद में आपका HBr और उसके बाद में आपका HI, तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो पी ब्लॉक के जो 2 शानदार कॉन्सेप्ट इन्होंने एसिडिक स्ट्रेंथ के ले लिए, ग्रुप का भी ले लिया और पीरियड का भी ले लिया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92, विच मेटल रिक्वायर द लीस्ट एनर्जी टू एग्जिबिट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो सबसे बेस्ट मेटल है वो आपका सीजियम है। क्यों? क्योंकि इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो सबसे कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी, वो सबसे कम होती है, ठीक है। इसलिए सीजियम इज द बेस्ट मेटल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फॉर फोटोवोल्टिक सेल्स, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई, तो सीजियम आएगा, ये तो कोई बताने की बात ही नहीं थी, ये इतने आसान क्वेश्चन पूछते हैं। देखो थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन आ गया है, विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग ऑर्डर। इन्होंने कहा है हमने कुछ एलिमेंट अरेंज करके दिए हैं, इंक्रीजिंग बॉइलिंग ऑर्डर में कौन सा है वो आपको ढूंढना है बोल करके, ठीक है। तो हम यहां देखेंगे, जिंक हम जानते हैं सॉलिड होता है, और ये आपका मर्क्यूरी लिक्विड होता है, तो ये तो इंक्रीजिंग बॉइलिंग ऑर्डर का ऑर्डर नहीं हुआ, ये तो है लिक्विड, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट तो जिंक से कम है, तो ये आपका कैंसिल हो गया मैटर, ठीक है। ऑर्गन आपको पता है गैस है, सल्फर आपको पता है सॉलिड होता है, तो ये ऑर्गन गैस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे कम है, क्योंकि देखो ये कह रहा है इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये हो गया कि जो लास्ट वाला, जो लास्ट का जो एलिमेंट है ये रहा पोटेशियम, आयोडीन, आर्गन, इसका सबसे ज्यादा होना चाहिए। इंक्रीजिंग का मतलब तो यही हो गया ना, ठीक है। तो मर्क्यूरी सबसे ज्यादा नहीं है इस फोर्थ ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन में ऑर्गन सबसे ज्यादा नहीं है, क्यों? क्योंकि सल्फर जो है वो सॉलिड होता है और सल्फर का बॉइलिंग पॉइंट ऑर्गन से तो ज्यादा ही होगा, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड वाले ऑप्शन में। सेकंड वाले में आप देखो क्लोरीन आपकी गैस है, फिर आपका जो ब्रोमीन है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, आयोडीन आपकी सॉलिड है। यस, ये एकदम सही है, गैस, लिक्विड और ये सॉलिड, ये बॉइलिंग पॉइंट का परफेक्ट ऑर्डर है एकदम। इधर से इधर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, इसका मतलब ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट है, सॉरी ऑप्शन 2 करेक्ट है। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। आप बहुत ही सर्टेनिटी के साथ इनका बॉइलिंग पॉइंट नहीं बता सकते, कोई डायरेक्ट ऐसा कॉन्सेप्ट रिलेटेड नहीं हो रहा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट तीनों ही आपके क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट आप
के लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, वैसे हमें आंसर मिल गया है। सेकंड वाले में एकदम क्लियर था। आयोडीन सॉलिड होता है, हम जानते हैं, ठीक है। ब्रोमीन लिक्विड होता है, ये भी हम जानते हैं। क्लोरीन गैस होता है, ये हम जानते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिजिकल स्टेट में आप जानते हो ना, नॉन मेटल में आयोडीन एक ऐसा है जो अकेला ही वो क्रिस्टलाइन नॉन मेटल है, क्रिस्टलाइन नॉन मेटल है आपका आयोडीन। और ब्रोमीन ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में रहता है, अकेला ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड में रहता है। इसलिए आप ये क्वेश्चन आप सोल्व कर ही लोगे, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। 94 वाले में इन्होंने पूछा है which pair of atom should form the most polar bond, sorry popular नहीं, मोस्ट पोलर बॉन्ड, ओके। तो इन्होंने कुछ पेयर दिए हैं हमें एलिमेंट्स के, BF है, CO है, OF है, FN है, ये पेयर दिए हैं। फिर उन्होंने कहा सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड किस केस में बनेगा। तो देखो पोलर बॉन्ड के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, पोलर बॉन्ड यानी कि दो स्पीसीज में यदि बॉन्ड बन रहा है और उसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस यदि वो हाईएस्ट है तो वो बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर होगा। क्योंकि बॉन्ड में पोलरिटी आती क्यों है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से आती है। यदि दो सेम टाइप के एलिमेंट के बीच में बॉन्ड हो तो वो नॉन पोलर बॉन्ड होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस 0 हो गया। इसलिए हमें यह पता चल गया कि दो एटम के बीच में यदि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस यदि ज्यादा है तो बॉन्ड की पोलरिटी भी ज्यादा होगी। अब ये जो सारे एलिमेंट दे रखे हैं वो कौन कौन से हैं मैं बताता हूं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये इन सब की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ही सिंपल है, पॉलिंग स्केल पर इसकी 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 और 4, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सबसे आप देखो, सबसे जो ऑप्शन 1 है वो आप लो। ऑप्शन 1 सबसे लोएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोरॉन की, सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन की। इसका मतलब इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, BF का जो बॉन्ड बनेगा वो मोस्ट पोलर होगा, वो मोस्ट पोलर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस इसमें सबसे ज्यादा है। इसलिए आपका जो नंबर 1 ऑप्शन है वो लगेगा यहाँ पर। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस हाईएस्ट है, इनका बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं, एक एलिमेंट इन्होंने लिया है और उस एलिमेंट की फर्स्ट 5 आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो दी है। फर्स्ट 5 आयनाइजेशन एनर्जी किलोजूल पर मोल में, वो क्या बोलते हैं, उसका डेटा इन्होंने दिया है एक एलिमेंट के लिए, ठीक है। वो डेटा ये रहा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो है ये आयनाइजेशन एनर्जी है एक एलिमेंट की। द एलिमेंट इज लाइकली टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। एलिमेंट ये कह रहे हैं कि ये एलिमेंट है ना जो आयनिक कंपाउंड बनाता है। तो अच्छा, ये कह रहा है कि एलिमेंट यदि आयनिक कंपाउंड बनाएगा तो कौन से चार्ज के साथ बनाएगा, यानी कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ बनाएगा, यानी कि इस एलिमेंट की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी हो गई। देखो क्या कितना घुमाया है इन्होंने, ठीक है। तो इस एलिमेंट की जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैं आपको बता दूं, वो बहुत ही सिंपल है प्रिडिक्ट करना। कैसे, आप देखो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ी 580 किलोजूल पर मोल, सेकंड के लिए 1800, थर्ड के लिए 2700, फिफ्थ के लिए देखो 11,000। ओके, इसका मतलब थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में फिफ्थ इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है वहां नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया हो। इसलिए थर्ड और फोर्थ के बीच में आप देखो एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी और आपकी फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसका मतलब ये जो भी एलिमेंट है, चाहे जो भी हो, ये 3 इलेक्ट्रॉन तक आसानी से रिलीज कर सकता है, लेकिन फोर्थ रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि फोर्थ का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो थर्ड से काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया, 2740 से सीधा चला गया 11,600 पे। इसका मतलब दिस एलिमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड टू रिलीज द फोर्थ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इस एलिमेंट, ये चाहे जो भी एलिमेंट हो, इसकी जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपकी +3 हो गई। ये +3 में कंपाउंड बनाना ज्यादा पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि +4 में जाने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए। बात आपको समझ में आ गई है ना। तो ये इस डेटा से हमें पता चल गया, यस। तो इसका जो एलिमेंट है वो आयनिक कंपाउंड बनाएगा तो वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ बनाएगा, ये हमें पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ गए 96 में। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अमोनिया मोलिक्यूल एट इट्स लोएस्ट एनर्जी इज डिस्क्राइब्ड एज। ये बोला है अमोनिया मोलिक्यूल का अरेंजमेंट क्या होगा लोएस्ट एनर्जी में। देखो भाई, सीधा सीधा से इन्होंने घुमाया है, इसको सीधा वर्ड में हम लोग बोलें, है ना, सिंप्लीफाई इसको करें तो इसका मतलब यह है कि अमोनिया की शेप क्या होती है। अमोनिया की जो शेप है वो कौन सी होती है, क्योंकि हर मॉलिक्यूल अपनी मोस्ट स्टेबल शेप में एग्जिस्ट करता है और मोस्ट स्टेबल शेप जो होती है वही लोएस्ट एनर्जी की होती है। तो कुल मिलाकर के अमोनिया की मोस्ट स्टेबल शेप कौन सी है, ठीक है। या अब मोस्ट स्टेबल कौन सी होगी, जो अमोनिया जिस शेप में एग्जिस्ट करता है वो मोस्ट स्टेबल ही है,
क्योंकि मोस्ट स्टेबल में ही कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, वेरी सिंपल। तो लोएस्ट एनर्जी का अरेंजमेंट से इनका मतलब ये हो गया कि इनकी मोस्ट स्टेबल शेप कौन सी है, मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट कौन सा है। ओके, तो अमोनिया को पूरी दुनिया जानती है, बच्चा जानता है कि अमोनिया की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है आपकी प्लेनर नहीं, पिरामिडल टाइप की स्ट्रक्चर होती है। ये देखो, ये मैंने अमोनिया की स्ट्रक्चर बनाई है, ये पिरामिडल, ये जो गीजा का जो पिरामिड्स होते हैं ना, ठीक है ना, आपके इजिप्ट के जो पिरामिड होते हैं वो भी तो ऐसे ही दिखते हैं ना, तो वैसे ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है इसकी, और इसके जो बेस में है ना वो ट्राइगोनल है, एक बेस में ट्राइगोनल है ना। ये देखो कितना खूबसूरत मैंने इसको बना दिया है। इसका जो ट्राइगोनल है उसको मैं ग्रीन से कर देता हूं, ये आपको एकदम अलग से दिखेगा। ये लो भाई, तो इसके बेस में ट्राइगोनल है और ये आपका पिरामिड है, तो इसकी स्ट्रक्चर हो गई आपकी ट्राइगोनल पिरामिडल। बेस में ट्राइगोनल है और पिरामिडल स्ट्रक्चर है, तो ये होगी ट्राइगोनल आपकी पिरामिडल। ठीक है, तो ऑप्शन 1 आएगा। मतलब आसान से क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी सीधी नहीं है इनकी। ओके, 97, द फॉलोइंग कंपाउंड वुड द मोलिक्यूल बी एक्सपेक्टेड टू बी लीनियर। ओके, यानी कि सीधा ही पूछ लेता भाई लीनियर स्ट्रक्चर किसकी है, इतना क्या घुमाना है। ठीक है, तो O3 में बेंट होती है, SO2 में बेंट होती है, H2O में बेंट होती है, CO2 में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है और स्ट्रक्चर लीनियर होती है। बात खत्म, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, लीनियर पूछा है इन्होंने, लीनियर हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है 98 में, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द s एटम इन SF4। ये देखो, ये क्वेश्चन एकदम सीधा है कि SF4 में उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब देखो भाई, SF4 में हाइब्रिडाइजेशन बच्चा जानता है, ठीक है, sp3d आएगा, लेकिन sp3d आपको पता हो नहीं हो तो निकालने की जो SK वर्मा ट्रिक है, लर्निंग केमिस्ट्री की जो ट्रिक है, वो मैं आपको जरूर दूंगा कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलता है, ताकि और भी कोई उल्टा पुल्टा मॉलिक्यूल आ जाए तो आप उसका हाइब्रिडाइजेशन बड़े ही आराम से निकाल सको। ठीक है, तो वो जो लर्निंग केमिस्ट्री की ट्रिक है वो क्या है, H इज इक्वल टू S प्लस हाफ E माइनस V प्लस माइनस C। बात आपको समझ में आ गई। अब H तो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है, S क्या है, सराउंडिंग एटम। तो यहां पर सेंट्रल एटम के सराउंडिंग एटम कितने हैं, 4 हैं, तो 4 एटम सराउंडिंग एटम हो गए। ठीक है, प्लस में हाफ आएगा, ब्रैकेट में E क्या है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसमें, सेंट्रल एटम में। सेंट्रल एटम सल्फर है, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3p4। ठीक है, तो इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6 माइनस V वैलेंसी, यानी कि यहां पर सल्फर के अराउंड कितनी वैलेंसी है, तो फ्लोरीन मोनोवैलेंट एटम है, 4 फ्लोरीन है, तो S के अराउंड वैलेंसी हो गई 4। यहां पर C इंडिकेट करता है चार्ज को। अब चार्ज यहां पे कुछ है ही नहीं, इसलिए चार्ज वाली टर्म यहां पे कोई काम नहीं आएगी। वैसे चार्ज होता है तो यदि मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज होता है तो फॉर्मूले में पॉजिटिव अप्लाई होता है, और यदि मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज है तो फॉर्मूले का नेगेटिव अप्लाई होता है। हालांकि यहां पर कोई भी अप्लाई नहीं हो रहा, तो ये हो गया, तो ये आ गया 4 प्लस आप इसको सोल्व करेंगे तो 2 का हाफ 1, तो ये आ गया, तो टोटल 5। अब 5 का मतलब हो गया sp3 4 और ये आपका d5, यानी कि 5 ऑर्बिटल्स हो गए ना, एक sp3 और एक d, तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। शेप यहाँ पे कैसे निकलती है वो भी देख लो जरा। आपका जो 4 है, यानी कि ये जो प्लस के इधर वाली जो टर्म है वो आपके बॉन्ड पेयर को इंडिकेट करती है, और ये 1 जो है ये आपके लोन पेयर को इंडिकेट करता है। तो 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर का जो कॉम्बिनेशन है वो आपका हो गया सीसो स्ट्रक्चर, या तो उसको सीसो बोल दो, या इसको डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोलते हैं, डिस्टोर्टेड आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको सारा कहानी है वो बता दिया है SF4 की। ठीक है, काफी जबरदस्त तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। 99 में वापस ये केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11 का क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है कि जो OCN आपका आयन है, साइनेट आयन, उसको हम इस तरह से उसकी लेविस स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। मतलब लेविस स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है ये, फॉर्मल चार्जेस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इन्होंने एक तरीका दे दिया कि इस तरीके से हम लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं OCN माइनस आयन, यानी कि साइनेट आयन की। ठीक है, अब इन्होंने पूछा क्या है, पूछा इन्होंने व्हाट आर द फॉर्मल चार्जेस ऑन ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्जेस पूछे। ओके, अब मैं यहां पे आपको ले चलता हूं फॉर्मल चार्जेस के फॉर्मूले पर। जो NCERT का फॉर्मूला है उसमें 3 टर्म आ रही है। पहली टर्म कौन सी है, पहली टर्म है आपकी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम, यानी कि जिस एटम का आप फॉर्मल चार्ज निकालना चाहते हो, फ्री
एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जैसे आप ऑक्सीजन का निकालना चाहते हो, सबसे पहले इन्होंने ऑक्सीजन का ही पूछा है ना, ये रहा ऑक्सीजन का आप निकालना चाहते हो, तो ऑक्सीजन का जो फ्री एटम होता है उसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, S2P4, यानी कि वो होता है 6, तो ये हमने रखा 6, ठीक है। फिर माइनस, तो ये हमने रखा यहाँ माइनस, रख दिया माइनस, ठीक है। फिर है टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आपके जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो लेविस स्ट्रक्चर में आप देखो, ये लेविस स्ट्रक्चर है। अब आपको पता है लेविस स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्या है, लेविस स्ट्रक्चर में हर एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, ठीक है, हर एटम अपना क्या करता है, ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो यहां पर ओसीएन की स्ट्रक्चर इन्होंने इस तरह से दे रखी है, कहां बनाए भाई, यहां बना देते हैं, ये लो ये लो ये लो, इस तरह से इन्होंने बता रखी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ लेविस स्ट्रक्चर में वेरी सिंपल कि जो ऑक्सीजन है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया हुआ है इसने, तो ऑक्टेट में 4 इलेक्ट्रॉन तो इधर डबल बॉन्ड के हो गए, इसका मतलब 2 लोन पेयर यहां पर होंगे। तो टोटल नॉन बॉन्डिंग 2 लोन पेयर हो गए, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए 4, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन तो इधर बिजी है, देखो 4 इलेक्ट्रॉन तो इधर 2 बॉन्ड बनाने में बिजी हो गए, तो इसका मतलब इसके 4 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं लोन पेयर के फॉर्म में। तो अगला जो टर्म था टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो हमने रखा यहाँ पर 4, ऑक्सीजन के लिए निकाल रहे हैं देखो हम, ठीक है। फिर नाइट्रोजन, अच्छा नाइट्रोजन नहीं, फिर जो आगे आपका माइनस आएगा, तो हमने रखा यहाँ पर माइनस। फिर 1/2 किसका करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं ना ऑक्सीजन ने लेविस स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके 4 हो गए, 4/2 करेंगे हम लोग, क्योंकि ये 1/2 भी है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई है ये, तो ये हो गया 4/2 करेंगे। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 6 माइनस 4 माइनस 4/2, तो ये हो गया आपका 6 माइनस 4 माइनस 2, तो ये 0 आना ही है। इसका मतलब ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज आपका क्या है, 0 है। इसी तरह से कार्बन पे कितना फॉर्मल चार्ज आएगा, नाइट्रोजन पे कितना फॉर्मल चार्ज आएगा, ये हमने कैलकुलेट करके आपको बता दिया। तो ये आपका 0 0 माइनस 1 आपका जो है वो आंसर हो जाएगा, और इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका आंसर है 0 0 माइनस 1, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन पे 0 फॉर्मल चार्ज है, नाइट्रोजन पे -1 फॉर्मल चार्ज है। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला, फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट, लेविस स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, काफी सारी चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉयलेट्स द ऑक्टेट रूल, यानी कि ऑक्टेट रूल को कौन फॉलो नहीं करता। 100 नंबर का क्वेश्चन है, तो भाई इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, फॉलो करता है ऑक्टेट कंप्लीट है, फॉलो करता है ऑक्टेट कंप्लीट है। कैसे ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन तो इधर हो गए और 2 इसमें लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्टेट कंप्लीट है। AsF5 इसमें देखो 5 बॉन्ड बन रहे हैं, इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ऑक्टेट यहाँ पर एक्सपेंडेड है, तो ये ऑक्टेट रूल को वायलेट कर रहा है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। AsF5 यहाँ पर हो जाएगा आंसर आपका। ऑल द फंक्शंस एक्सेप्ट, ऑल आर स्टेट फंक्शन एक्सेप्ट, ये बोला है ऑल आर स्टेट फंक्शन, सारे स्टेट फंक्शन है एक्सेप्ट, यानी कि एक को छोड़ करके। वो कौन है, तो मैं आपको बता दूं, वर्क और जो हीट है ये आपके पाथ फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं, वर्क और हीट, इसके अलावा बाकी सारे स्टेट फंक्शन है। तो आपका ये हीट आ गया, इसके अलावा बाकी सब स्टेट फंक्शन है, तो हीट यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ऑल द स्टेट फंक्शन एक्सेप्ट हीट, यस, हीट के अलावा बाकी सभी वो हैं। अब आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 102 है, वो काफी स्पेशल क्वेश्चन है थर्मोकेमिस्ट्री का। इन्होंने क्या किया है, कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट कराई है BF बॉन्ड की इन BF3। ओके, BF3 में जो 3 BF बॉन्ड है, 3 आपके जो हैं BF बॉन्ड है, तो उनमें से एक BF बॉन्ड की आपको बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। BF बॉन्ड की एनर्जी का मतलब हो गया एक बॉन्ड का आपको निकालना पड़ेगा। ओके, ये बात तो हुई क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब इन्होंने डेटा क्या दिया है, डेटा दिया है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक B, यानी कि बोरॉन जनरली सॉलिड होता है ना, और आप मॉलिक्यूल बनाओगे तो बोरॉन आपको गैसियस फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो सॉलिड से गैस बनाने के लिए 1 मोल, मतलब आप गैसियस बोरॉन बनाओगे, एटॉमिक बोरॉन बनाओगे, तो उसके लिए आपको इतनी एनर्जी चाहिएगी। इसी तरह से फ्लोरीन, आप जानते हो फ्लोरीन गैस तो होता है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है फ्लोरीन, तो उससे आपको 2 फ्लोरीन एटम बनाने होते हैं, ठीक है। तो FF बॉन्ड को आपको तोड़ना पड़ेगा, तभी तो वो बनेगा। देखो, आपको BF3 कंपाउंड बनाना है, BF3 कंपाउंड बनाने से पहले आप सीधा बोरॉन सॉलिड, और आप क्या बोलते हैं, बोरॉन सॉलिड पहले बोरॉन एटॉमिक बोरॉन में कन्वर्ट होगा, यानी कि गैसियस बोरॉन में कन्वर्ट होगा, और F2 जो है वो भी आपका
एटॉमिक फ्लोरीन में कन्वर्ट होगा, तो उसकी एनर्जी दे रखी है इसने। ये देखो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की एनर्जी है ये। एटॉमिक बी से ज्यादा ये लिखते हैं ना एटोमाइजेशन की एंथैल्पी, तो ज्यादा सही होता। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई। तो ये इतनी चीजें हैं, तो इन्होंने ये आपको एटोमाइजेशन की एंथैल्पी फ्लोरीन की पर मोल की ये दे दी है ना। अब आपको फ्लोरीन का 1 मोल तो चाहिए नहीं, बोरोन का तो 1 मोल ही चाहिए, बोरोन तो 1 ही है, लेकिन फ्लोरीन आपके 3 हैं। इसका मतलब फ्लोरीन में हो गया आपका 3/2 आएगा क्या? अच्छा यस, फ्लोरीन आपको 3 मोल चाहिए, तो 1 मोल की इतनी है, तो 3 यानी कि इससे 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ओके। अब ये हो गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ BF3। ये जो BF3 है उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इतना है, यानी कि आप जो पूरा BF3 बनाओगे तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी जो उसके जो एटम से बनाओगे तो। ठीक है, अब इन्होंने पूछा क्या है, पूछा वो ये बॉन्ड एनर्जी ऑफ BF3। ओके, तो मैं इसका आपको सीधा फॉर्मूला दे देता हूं। बॉन्ड एनर्जी निकालने का सीधा फॉर्मूला। बॉन्ड एनर्जी आप कैसे निकाल सकते हो, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिख लो इसको, कहीं नहीं मिलेगा, NCERT वगैरह कहीं नहीं मिलेगा। ये फॉर्मूला क्या है बॉन्ड एनर्जी का, मैंने आपके लिए यहां पे रखा है। इसमें आपकी पहली टर्म क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एटोमाइज द रिएक्टेंट, यानी कि आपके रिएक्टेंट थे कौन कौन से, एक तो बोरोन प्लस में आपका फ्लोरीन, इनको एटोमाइज करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, है ना। वो अभी आपने देखा बोरोन की और फ्लोरीन की एटॉमिक एनर्जी दी हुई थी ऊपर। ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट की हीट ऑफ फॉर्मेशन का डेटा भी दिया है, ये देखो ना, प्रोडक्ट की हीट ऑफ फॉर्मेशन का डेटा आपका ये रहा और एटोमाइजेशन का डेटा आपका ये रहा, ये दोनों डेटा हमें दिए हैं। ठीक है, अब नीचे क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। नंबर ऑफ बॉन्ड तो हमें पता ही है, 3 बॉन्ड है। BF जो इन्होंने जिस बॉन्ड की एनर्जी पूछी है BF की, वो बॉन्ड कितने हैं मॉलिक्यूल में भाई, वो 3 बॉन्ड है। बात को समझो, तो इसमें हमें वैल्यू रखनी है सीधी। अब इसमें एक चीज आप समझ लो, देखो आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन है ना, वो भी आपको पता है। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन है आपको -271.75, यही तो है हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, लाइन के नीचे वाली जो वैल्यू है नंबर ऑफ बॉन्ड्स 3, वो भी आपको पता है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू एटोमाइज द रिएक्टेंट, ये निकाल लेते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू एटोमाइज द, यानी कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो दी हुई थी बोरोन की कितनी, 134.5। ठीक है, और इसकी क्या बोलते हैं, फ्लोरीन की दी हुई थी पर मोल इतनी। अब फ्लोरीन के आपको कितने मोल चाहिए, देखो यदि आप यदि क्या बोलते हैं इक्वेशन बनाओगे, तो ये आपकी इक्वेशन होगी, ये आपकी इक्वेशन होगी, यानी कि BF3 के फॉर्मेशन की इक्वेशन ये होगी, यानी कि बोरोन का 1 मोल और फ्लोरीन के आपके 3 मोल। ठीक है, तो जो टोटल एनर्जी है एटोमाइजेशन की, वो आपको पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बोरोन का 1 मोल और आपके फ्लोरीन का 3 मोल, यानी कि बोरोन की तो 134.5 हो गई, लेकिन फ्लोरीन वाली वैल्यू को आपको 3 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर के टोटल एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन यानी कि टोटल एनर्जी निकलेगी। आप बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैं कह रहा हूं कि ये इक्वेशन आपको ये बता रही है बोरोन का आपको 1 मोल चाहिए, लेकिन फ्लोरीन के आपको 3 मोल गैसियस चाहिए। अब 1 मोल गैसियस बनाने के लिए क्वेश्चन में 1 मोल गैसियस बनाने के लिए देखो इतनी किलो कैलोरी आपको पर मोल चाहिए। ये 1 मोल फ्लोरीन के लिए, क्योंकि पर मोल लिखा है इन्होंने, तो 3 मोल के लिए ये 18.86 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले जो टोटल नंबर ऑफ नहीं, बेसिकली टोटल जो आपकी एटोमाइजेशन की एनर्जी है कितनी चाहिए भाई, टोटल कितनी चाहिए बोरोन और फ्लोरीन तीनों मिला करके, तो बोरोन का तो 134 चाहिए और फ्लोरीन वाली वैल्यू को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का एडिशन करेंगे, तो हमारे पास ये आ गया 191.08। ये टोटल आपकी क्या हो गई, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एटोमाइज द रिएक्टेंट, यानी कि टोटल एटोमाइजेशन की एनर्जी हो गई 191.08। तो ये जो एनर्जी है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एटोमाइज द रिएक्टेंट, ये आ गया 191.08। अब आपको कुछ नहीं करना, ये दोनों माइनस माइनस है ना भाई, ये तो फॉर्मूले का माइनस है, ये वैल्यू के साथ वाला माइनस है, ये दोनों माइनस को आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा प्लस। ये क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि आप 191.08 प्लस आपका हो गया 271.75 डिवाइड बाई आप 3, तो इन दोनों का आप ऐड कर दो। ऐड करके आप इसका क्या करोगे, आप इसका ऐड करके, बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, ऐड करके आप इसको 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आप उसको ऐड करोगे तो अब आप देख लो कितना आ रहा है, मेरे ख्याल से ये आ गया आपका 462 पॉइंट कुछ आएगा, 462 आएगा क्या, हाँ 462, हाँ 462.4
62 पॉइंट ये हो गया आपका 83, ऐसे कुछ वैल्यू आएगी। उसको 3 से डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू ये आएगी 154.3। तो इसका आंसर हो गया आपका 154.3। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ये मैंने ऐड किया है, ऐड करने में कोई गलती हो तो आप देख लेना। ये 462 तो जरूर आएगा, लेकिन ये तो दिख ही रहा है ना, 191 ये है और ये 271 ये है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि बॉन्ड 3 है, ये तो तीनों बॉन्ड की एनर्जी हो गई। एक बॉन्ड के निकालने के लिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका 154.3। तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको दिया है बॉन्ड एनर्जी निकालने वाला, यदि आपको एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन की एनर्जी और यदि आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ये यदि आपको पता है उस मॉलिक्यूल का हीट ऑफ फॉर्मेशन की एनर्जी और उस मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट चाहिए उनको एटोमाइज करने की टोटल एनर्जी पता है, तो बॉन्ड एनर्जी आप सीधा निकाल सकते हो। इसी कॉन्सेप्ट पर आपका जो फॉर्मूला था वो डिपेंड कर रहा था, ठीक है। ओके, 103 का जो क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। 103 ये फिर एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल काफी ज्यादा, इसीलिए इस वीडियो को मैं आपको फिर से बता दूं फ्रेंड्स, ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। और ये जो सॉल्यूशन है वो हम लोग 3 पार्ट्स में लेने वाले हैं, क्योंकि आप देख रहे हो ना, टाइम बहुत लगता है एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में, ठीक है। इसलिए ये जो टोटल है वो हम 3 पार्ट्स में लेंगे। आप नो टेंशन रहिए, पूरा पेपर सोल्व करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट का खुलासा करेंगे। गिवन क्वेश्चन 103, गिवन द फॉलोइंग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेटा इन्होंने दिया है, किस किस का दिया है? CO2 का दे दिया, ओके, H2O का दे दिया और C4H3। अब देखो यहाँ इन्होंने गड़बड़ कर दिया। C4H3 आप जानते हो कुछ होता ही नहीं है। C4H3 क्या है? कुछ नहीं होता। यहाँ जो इक्वेशन आप बैलेंस इक्वेशन देखोगे ना, तो उसमें यहाँ पर देखो 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है ना, तो उसके हिसाब से ये C4H8 होना चाहिए, यानी कि ये आपका ब्यूटीन होना चाहिए 100%। ये जो 3 है ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, गारंटीड, ठीक है, क्योंकि मैंने इंटरनेट पे भी चेक किया है। तो जो C4H8 है उसके लिए डेटा है ये जो 16 किलोजूल पर मोल जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ना, वो बेसिकली आपके किसकी है? ब्यूटीन की है, ठीक है। तो ये C4H ऐड करेंगे तभी ये बैलेंस इक्वेशन होगा, अदरवाइज ये इक्वेशन भी बैलेंस नहीं होगा। इसलिए C4H3 जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वो दैट इज ए प्रिंटिंग मिस्टेक, इट इज एक्चुअली C4H8। ओके, तो अब हम C4H8 बना करके इसको हम सोल्व करेंगे, नो प्रॉब्लम। ये लो, हमने बना दिया इसको, ठीक है। अब आप देखो कि इन्होंने ये कहा है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का CO2 का और H2O का और आपका ये जो है C4H8 इसका डेटा दे दिया। पूछा क्या है? कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ C4H8। C4H8 के 1 मोल की एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब मैं एक चीज बता दूं आपको, कंबशन की रिएक्शन भी इन्होंने ये दी, ये रही। अब मैं एक चीज बता दूं आपको, इस रिएक्शन के लिए जो इसका डेल्टा H होगा, इस रिएक्शन का डेल्टा H यानी कि रिएक्शन एंथैल्पी होगी, वो ही इसकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन है। क्यों है? क्योंकि ये एक कंबशन की रिएक्शन है, इसलिए जो इसकी रिएक्शन एंथैल्पी यानी कि इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होगा वो ही यहां पर हीट ऑफ कंबशन हो जाएगा। ये एक ही चीज है, ठीक है, क्योंकि ये कंबशन की रिएक्शन है, इसलिए यहां पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही यहां पर एंथैल्पी ऑफ कंबशन होगा, हीट ऑफ कंबशन होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस रिएक्शन के लिए रिएक्शन एंथैल्पी निकालनी है। इतना क्लियर हो गया? ओके। अब रिएक्शन एंथैल्पी का फॉर्मूला आप जानते हो, यदि आपको डेटा दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का, देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेटा यदि आपके पास है, ठीक है, और आपको निकालनी है रिएक्शन एंथैल्पी, किसी भी रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज निकालना है, तो वो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। ये बेसिक इक्वेशन है, रिएक्शन एंथैल्पी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट का जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो, ठीक है, और जो आपकी रिएक्टेंट्स हैं उनके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का समेशन, प्रोडक्ट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट का देखोगे तो वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इन्होंने दिया हुआ है CO2 के लिए। सबसे पहले हम अब क्या करेंगे, हम देखो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको बता दूं कि हम प्रोडक्ट वाला जो है ना वो अलग निकाल लेते हैं और रिएक्टेंट वाला अलग निकाल लेते हैं, अलग कैलकुलेट कर लेते हैं, बाद में प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट वाला माइनस कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने यहां पर ये रहा, केवल प्रोडक्ट का निकाल रहा हूं, ये रहा आपका एंथैल्पी, ये आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो मैंने कैसे निकाला प्रोडक्ट? अब आप इस रिएक्शन में देखो तो प्रोडक्ट क्या है? CO2 है और H2O है, इनके 4 मोल हैं, 4 मोल है यहाँ पर, ठीक है, रिएक्शन कोएफिशिएंट 4 है। तो CO2 की
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -394 किलो जूल। तो -394 किलो जूल आपने लिखा और इसको इसका जो रिएक्शन कोफिशिएंट है 4 इससे मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस लेंगे क्यों? क्योंकि सभी जो क्या बोलते हैं ये यहाँ पर समेशन का साइन है, यानी कि सभी प्रोडक्ट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का सम करेंगे। ठीक है, तो अब अगला आपका प्रोडक्ट क्या है? H2O। H2O के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इन्होंने कितनी दे रखी है? -286। उसको मल्टीप्लाई हमें 4 से करना होगा क्योंकि 4 इसका रिएक्शन कोफिशिएंट है। तो ये रहा 4 × -286। इतनी बात हो गई, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आपको क्या करोगे, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 394 माइनस लगा दो, ये आपकी -1576 आ जाएगा। प्लस इसको आप सोल्व कर दो, 4 × 286 -1146 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दो तो -2720। ये जो -2720 वाली वैल्यू आ रही है फ्रेंड्स, ये आपकी प्रोडक्ट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का समेशन आ गया। सभी प्रोडक्ट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का समेशन, यानी कि इसकी वैल्यू हमें मिल गई है, इस टर्म की वैल्यू हमें मिल गई है और ये है -2720। अब माइनस, अब हम रिएक्टेंट के लिए लाएंगे। रिएक्टेंट देखो दो है, एक तो आपका ब्यूटेन है और एक आपका ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन तो आप जानते ही हो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में, अपनी रेफरेंस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में। इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिफॉल्ट कितना होता है? 0 होता है। तो ऑक्सीजन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कुछ नहीं होगा। ब्यूटीन का जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो है आपका 16.0। ब्यूटीन का कितना है? 16.0। तो रिएक्टेंट का हम लिख देते हैं, माइनस का है क्या? प्लस का है, तो ये हम लिख देते हैं 16.0। तो ये इसमें से ये माइनस करो, अब आप माइनस इसमें से आप करोगे तो अब आप बता दो कितना वैल्यू हो गया। ये वैल्यू आ गई आपकी -2736। ये लो, ये फाइनली रिएक्शन एंथैल्पी आ गई और ये कंबशन रिएक्शन है, इसलिए इसकी जो रिएक्शन एंथैल्पी है वो ही इसकी कंबशन की एंथैल्पी है। इतनी ही हीट इसमें रिलीज होगी। ये मैं कचरा पिचरा हटा देता हूँ, ये लो, और इसका जो आंसर है वो आपका क्लियर कट आ गया, -2736। ये लो, माइनस का 27 जो है 36 किलो जूल पर मोल इसका आंसर हो गया। तो आपने देखा, हमने एकदम कॉन्सेप्चुअली जाकर के इसको हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, 104 वाला जो क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट, यानी कि आपका स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी में जो चेंज है वो निकालना है यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। ये एक इन्होंने केमिकल रिएक्शन दी है, केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट इन्होंने पूछा है। अब मैं आपको बता दूं, डेल्टा जी नॉट इस रिएक्शन के लिए निकालने का एक फॉर्मूला है। मतलब जैसे हमने अभी देखा कि रिएक्शन एंथैल्पी निकालने का फॉर्मूला है, यानी कि किसी रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है उसको निकालने का फॉर्मूला, उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, वैसे ही जो किसी रिएक्शन में डेल्टा जी यानी कि फ्री एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है वो भी निकालने का एक फॉर्मूला है। और वो फॉर्मूला आपका ये रहा, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको एकदम क्लियर कट दूर से दिखे, आंख बंद कर लो तो भी दिखे। ये रहा, इसमें आप देखो डेल्टा जी नोट रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन का डेल्टा जी चेंज, ठीक है, फ्री एनर्जी में चेंज, उसका सेम वही फॉर्मूला है जो अभी आपने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में देखा था। बस यहां पर अब आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन का डेटा आ गया। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे। बस अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट माइनस किया था। अब हम आपका फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में से फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस करेंगे। ठीक है, टोटल फ्री एनर्जी ऑफ ऑल द प्रोडक्ट माइनस टोटल फ्री एनर्जी ऑफ ऑल द रिएक्टेंट करेंगे हम। ठीक है, ओके। तो अब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अब आप सबसे पहले देख लो, ये रिएक्शन पे फोकस करो, 2H2O। तो सबसे पहले प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं। ये रहा 2H2O2, एक ही प्रोडक्ट है। ठीक है, H2O2 की डेल्टा जी की वैल्यू ये दी हुई है यहाँ पर 105 -105। ओके, तो हम यहाँ पर रिएक्शन कोफिशिएंट कितना है 2, तो हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं 2 × माइनस का 105। बस यही तो है। H2O2 के 2 मोल है, 105 उसकी एंथैल्पी ऑफ एंथैल्पी बार बार निकल रहा है। फ्री एनर्जी ऑफ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है उसकी, किसकी, आपके फ्री इसकी H2O2 की, तो वो हमने लिख दिया। ठीक है, माइनस अब आपके रिएक्टेंट कितने हैं, 2 हैं, लेकिन वापस ऑक्सीजन अपनी रेफरेंस स्टेट में है, इसलिए इसके लिए डेल्टा जी जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है ना, वो इसकी 0 होगी ऑक्सीजन की, तो इसलिए वापस यहाँ पर केवल अब H2O ही बचा। H2O की इन्होंने ये दे रखी है यहाँ पर -228, ये इसकी फ्री एनर्जी दी हुई है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के कितने मोल है यहाँ पर, 2 मोल है ना, तो वापस आप वही करोगे 2 × माइनस का 228, ये हो गया। अब आप इसको सोल्व करना है, आपको कुछ नहीं करना। ये आपका हो गया 210
ठीक है, माइनस आप करोगे तो ये हो गया आपका, माइनस का आएगा क्या, हाँ माइनस का आपका आएगा 4 5 6, ठीक है ना। अब आप इसको सोल्व कर दो तो ये प्लस का हो गया, और अब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2 4 6। तो ये जो डेल्टा जी रिएक्शन है, यानी कि इस रिएक्शन में डेल्टा जी में कितना चेंज आया, कौन सी रिएक्शन में, ये मैं कचरा साफ कर देता हूं, ये लो, ये जो आपकी रिएक्शन दी हुई है H2O वाली, ठीक है, इसमें डेल्टा जी यानी कि फ्री एनर्जी में कितना चेंज आया, वो हमने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की जो फ्री एनर्जी चेंज है उससे हमने कैलकुलेट कर लिया है, वो है आपका +246। तो ये आपका जो आंसर है वो हम यही कर देते हैं, प्लस का 246 है क्या, तो प्लस का 246 है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105, हाउ मेनी किलोजूल ऑफ हीट आर लिबरेटेड व्हेन, हाउ मेनी, देख लो मैं बार बार कह रहा हूं आपको, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी जाएगा, काफी टाइम हो गया, ठीक है, तो 3 पार्ट आपके रहेंगे, आप जरूर देखना उनको। हाउ मेनी किलोजूल ऑफ हीट आर लिबरेटेड व्हेन 50 ग्राम ऑफ Mn इज बर्न्ड टू फॉर्म Mn3O4, यानी कि 50 ग्राम Mn को हम बर्न करेंगे Mn3O4 बनाने के लिए, और उसकी रिएक्शन ये है। पूछा क्या इसने, हाउ मेनी किलोजूल ऑफ हीट, अच्छा हीट कितनी लिबरेट हुई, ओके अब पकड़ लिया हमने, हीट कितनी लिबरेट हुई, यानी कि इन्होंने ये कहा है कि हमने 50 ग्राम Mn को बर्न करके Mn3O4 बनाया है, तो इस बर्निंग में कितनी हीट रिप्लेस हुई, अब भी बता देते हैं भाई। इन्होंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी है, यहाँ दी है, ये रही, 3MnO2 की रिएक्शन कराएंगे Mn3O4 बनेगा, ठीक है, ओके, 1 मोल Mn3O4 बन रहा है। अब यहाँ इन्होंने डेटा दिया है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसकी है, Mn3O4 की, और Mn3O4 के इक्वेशन क्या हो गई, वो ये रही, फॉर्मेशन की इक्वेशन इन्होंने दी है, और उसका एंथैल्पी चेंज दे दिया, ये रहा। तो एंथैल्पी चेंज कितना है, मतलब यहाँ पर कितनी हीट रिलीज हुई है, यहाँ पर हुई है -31388 किलो जूल, मतलब ये जो आप 3 मोल ऑफ Mn जो है, ये जो 3 मोल ऑफ Mn को बर्न करके Mn3O4 का 1 मोल बना रहे हो, ठीक है, उसमें जो एनर्जी रिलीज हुई है वो आपकी इतनी है। तो 50 ग्राम से आप Mn3O4 बनाओगे उसको बर्न करके, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, अभी बता देते हैं, थोड़ा सा वो रखो, पेशेंस रखो, ठीक है। तो ये 3 मोल में इतनी एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि आप Mn का 3 मोल बर्न करोगे, ठीक है, तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी, तो 50 ग्राम में, ओके। तो अब मैं आपको बता दूं, सीधी सी कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ नहीं है, 3 मोल ऑफ Mn, इसको बर्न करके आप Mn3O4 बनाओगे तो -1388 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो 1 मोल से कितनी होगी, 1 मोल से कितनी होगी, या फिर 3 मोल में, अच्छा ये दिया है क्या एटॉमिक मास, ये रहा एटॉमिक मास ऑफ Mn इज 55 ग्राम, इसका मतलब 3 मोल में कितने ग्राम हो गए, 165 ग्राम। तो 165 ग्राम Mn, 3 मोल लिख दो या 165 लिख दो, एक ही बात है ना। तो क्योंकि इसका एटॉमिक मास दे दिया ना, ये रहा 55 में, वही देख रहा था कि वो कैसे होगा, ठीक है, लेकिन ये मिल गया। तो ये 165 Mn 165 ग्राम कितने में हो गए, 3 मोल में, तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई, 1388, ठीक है। तो 1 ग्राम के लिए कितनी हो जाएगी, 1 ग्राम के लिए हो जाएगी आपकी -1388 डिवाइडेड बाई 165, और आपका 50 ग्राम के लिए कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाई 50 हो गया। तो अब आप इसको सोल्व कर लो, आपको बात समझ में आ गई ना, मैंने सिंपल तरीके से बताया है। 3 मोल यानी कि 165 ग्राम ऑफ Mn को बर्न करेंगे तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी, 1 मोल के लिए निकाल लो डिवाइडेड बाई 165, और 50 ग्राम के लिए, क्वेश्चन में 50 ग्राम के लिए पूछा है तो मल्टीप्लाइड बाई 50 कर दो, ठीक है। अब आप ये सारा काट पीट करके सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 421, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। तो 50 ग्राम जब आप Mn को बर्न करके Mn3O4 बनाओगे तो 421 जो है वो आपका किलोजूल एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम बेसिकली आगे चलते हैं और अगला जो क्वेश्चन है वो सोल्व करते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन कौन सा है, 106 है, ठीक है। देखते हैं इस वीडियो में कितने क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर पाते हैं। ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ MgF2 कंटेंस, MgF2 का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है आपके पास में, ठीक है, ये रहा। वीडियो की लेंथ देखो काफी हो गई, मेरे ख्याल से इसको रोक देना चाहिए, है ना, इसको हम यहीं रोकते हैं, और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो पार्ट 2 में देखना आप। 106 से शुरू करेंगे पार्ट 2 में, पार्ट 2, ठीक है, और उसके बाद पार्ट 3 भी आएगा, ठीक है। बाकी जो बातें हैं वो मैंने आपको बताई दी वीडियो के शुरू में। थैंक यू वेरी मच।